हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2151। अगली सुबह जल्दी साहिल और बीनी सोल की ओर रवाना हुए, जो निकटतम दूसरा स्तर का शहर था। कुछ गार्ड्स के अलावा नैक फैमिली की युवा पीढ़ी से निविया भी उनके साथ शामिल हुई। पूरी टीम क्रो सिटी से नाइटिंगेल सिटी वाली टीम की तुलना में बहुत छोटी थी। यह मूल टीम के आकार का 20वां हिस्सा भी नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि साहिल उनके साथ था, इसलिए उन्हें सुरक्षा की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं थी। न केवल इससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती, बल्कि टीम जितनी बड़ी होती, गति उतनी ही धीमी होती। नैक फैमिली का उत्तराधिकारी नस इस टीम में नहीं था। यह इसलिए नहीं था कि नस नहीं जाना चाहता था, बल्कि बीनी उसे साथ ले जाना नहीं चाहती थी। नस को शायद पता ही नहीं था कि साहिल को नापसंद करने और उसे कुछ बार डांटने की वजह से वह उत्तराधिकारी के पद से लगभग हाथ धो बैठा था। सोल जाने का विशेषाधिकार तो दूर की बात थी। जब उसे पिछली रात पता चला कि बीनी किसी को सोल ले जा रही है, तो उसने सोचा कि नैक फैमिली के पहले पंक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में उसे भी साथ चलने और दूसरे स्तर के शहर में अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हालांकि जब वे रवाना हुए तो किसी ने उसे नहीं बुलाया। नस सुबह उठा और तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। जब उसने पूछा तो सच पता चला, नैक फैमिली की सोल जाने वाली टीम पहले ही निकल चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के, गुस्से से जलता हुआ और त्यागे जाने का एहसास होने वाला नस टीम के पीछे दौड़ा। आखिरकार उसने नाइटिंगेल सिटी से ज्यादा दूर नहीं जाकर टीम को पकड़ लिया। इस बार टीम में कुल सिर्फ 5 गाड़ियां थीं और साहिल के पास पूरी एक गाड़ी अकेले थी। बीनी निविया के साथ एक गाड़ी में थी। दोनों बातें कर रही थीं, लेकिन निविया ने समझदारी से साहिल के बारे में नहीं पूछा। हालांकि उसे पता था कि इस असाधारण स्वभाव वाले युवक का साधारण साहसी होना असंभव था। तेजी से आगे बढ़ रही टीम अचानक रुक गई। पेरिडॉट, क्या हुआ? बीनी ने जोर से पूछा। मालकिन, मास्टर नस रास्ता रोक रहे हैं, नौकरानी पेरिडॉट ने बाहर से कहा। उसने अभी अभी नस को टीम को ओवरटेक करके फोल बीस्ट पर आगे रुकते देखा था। इसके अलावा 5 गाड़ियों की लाइन ज्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए सामने साफ दिख रहा था। नस, वह यहाँ क्या कर रहा है? बीनी भ्रमित थी। साहिल की वजह से उसने इस बार नस को साथ ले जाने का इरादा नहीं किया था। निव, चलो देखते हैं। बीनी उठी और गाड़ी से बाहर निकली। निविया उसके पीछे चली। उसे मन ही मन पता था कि बीनी ने नस को साथ न लेने का कारण साहिल से जुड़ा होगा। इस समय नस नैक फैमिली की टीम के सामने खड़ा था। वह गुस्से से जल रहा था। वह लगभग पागल हो चुका था। नैक फैमिली के पहले पंक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में उसे सोल जाने वाली टीम में शामिल नहीं किया गया था। नस इस हकीकत को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बीनी निविया और पेरिडॉट के साथ आए। जब उसने नस को फोल बीस्ट पर सवार होकर रास्ता रोकते देखा तो उसने तुरंत जोर से डांटा, नस, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रास्ता छोड़ो, हमारी यात्रा में देरी मत करो। आंट बीनी, आप मुझे सोल क्यों नहीं ले जा रही हैं? नस ने गुस्सा दबाकर पूछा। स्वाभाविक रूप से मेरे पास तुम्हें न ले जाने के अपने कारण हैं। अध्याय 2152। मुझे कारण जानना है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मुझे जानना ही होगा, नस ने दृढ़ता से कहा। बीनी चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नस इतनी हिम्मत करके उससे इस तरह बात करेगा। अगर मैं न बताऊं तो? बीनी ने शांत होकर पूछा। तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप सोच भी मत कि आगे बढ़ पाएंगी। नस, क्या तुम पागल हो गए हो? तुरंत हट जाओ और मैं मान लूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा। बीनी भी थोड़ी नाराज हो गई। साहिल अभी भी टीम में था। ऐसे समय बर्बाद करने से दूसरे पक्ष को नाराजगी हो सकती थी। मैं पागल नहीं हूं, मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूं, नस ने जिद की। कारण? क्योंकि तुम योग्य नहीं हो, बीनी ने तीखे स्वर में कहा। ओह, मैं योग्य नहीं हूं? मैं नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी हूं और आप कह रही हैं कि मैं योग्य नहीं हूं? तो फिर कौन योग्य है? निविया, आंट बीनी, मत भूलिए वह सिर्फ एक औरत है। इसलिए चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, वह कभी नैक फैमिली की मुखिया नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही जैसे आप, नस ने निविया की ओर इशारा करके व्यंग्य से पूछा। बीनी का नैक फैमिली के पहले उत्तराधिकारी को अयोग्य कहना उसे पूरी तरह गुस्से में ला दिया। साथ ही इससे उसका दिमाग भी खराब हो गया। वह सिर्फ निविया को नहीं, बल्कि बीनी को भी निशाना बना रहा था। इसका मतलब था कि औरत होने के कारण बीनी और निविया चाहे कितनी भी अच्छी हों, वे सिर्फ नैक फैमिली के मुखिया की मदद कर सकती हैं। हालांकि नस का दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन वह अभी भी जूनियर था। इस बीच बीनी मुखिया के अलावा नैक फैमिली में नंबर 2 थीं और द स्पिरिट केज में नैक फैमिली की जिम्मेदार व्यक्ति भी थीं। उन्होंने नैक फैमिली के लिए बहुत बड़े योगदान दिए थे। उनका दर्जा नस जैसे जूनियर से तुलना नहीं किया जा सकता था। भले ही नैक फैमिली 10 उत्तराधिकारी बदल ले, बीनी का नैक फैमिली में स्थान अटल रहेगा। यह उनके बीच का अंतर था। हालांकि नस जैसे जूनियर ने बीनी जैसी सीनियर का इतने खुले तौर पर मजाक उड़ाया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पास खड़ी पेरिडोट और निविया ने लगभग एक साथ नस को डांटा। तुम दोनों ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, नस ने व्यंग्य से कहा। नस, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। जब मैंने तुम्हें नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी बनाया था तो मैं चाहती थी कि तुम दबाव को प्रेरणा में बदलो और लगातार सुधार करते रहो ताकि एक दिन तुम अकेले खड़े हो सको। अप्रत्याशित रूप से इससे तुम्हें नुकसान हुआ और तुम और ज्यादा घमंडी हो गए। लगता है कि इस यात्रा से वापस लौटने के बाद परिवार के साथ उच्चस्तरीय बैठक करने का समय आ गया है ताकि उत्तराधिकारी बदलने पर चर्चा हो। बीनी के शांत शब्द नस के कानों में गरज की तरह गूंजे। उसने तुरंत उसे उसके गुस्से से बाहर खींच लिया। उत्तराधिकारी बदलना। द स्पिरिट केज में नैक फैमिली की जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बीनी के पास ये करने की पूरी क्षमता थी। एंड बीनी, मां मैं। नस ने बहुत देर तक हकलाने के बाद भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नस ने बहुत कम उम्र में असाधारण प्रतिभा दिखाई थी और नैक फैमिली के सीनियर्स को बहुत प्यारा था। इसलिए चर्चा के बाद उन्होंने उस पर थोड़ा दबाव डालने और उसे पहला उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। इससे वह सिर्फ घमंडी और अत्यधिक उत्साही हो गया। उन्होंने नस को बचपन से ही यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह नैक फैमिली का भविष्य का मुखिया है, इसलिए उसने अपनी साधना में ढील दी और दिखावा करने लगा। इस प्रक्रिया में नैक फैमिली ने भी गड़बड़ी महसूस की। हालांकि उन्होंने पहले ही उत्तराधिकारी तय कर लिया था और उसे बदलना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए मामला अब तक टलता रहा। आखिरकार यही परिणाम निकला। बस काफी है। वास्तव में नैक फैमिली के सीनियर्स तुम्हारे व्यवहार से काफी नाराज हैं, लेकिन उत्तराधिकारी को बार बार बदलना नैक फैमिली की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए परिवार ने तुम्हें सहन किया। हम उम्मीद करते थे कि तुम बदल जाओगे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम और बिगड़ जाओगे। मुखिया नैक फैमिली का प्रतिनिधित्व करेगा और तुम्हारी संकीर्ण सोच और चरम व्यक्तित्व के साथ तुम बिल्कुल भी नैक फैमिली के मुखिया के योग्य नहीं हो। बीनी ने नस को निराशा से देखा। अध्याय 2153। बीनी के शब्द सुनने के बाद नस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वह फोल बीस्ट से लगभग गिरने वाला था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बीनी के नैक फैमिली में दर्जे को देखते हुए उत्तराधिकारी बदलने का प्रस्ताव रखना उनके लिए असंभव नहीं है। इसके अलावा नस को भी पता था कि परिवार के ज्यादातर सीनियर्स उससे बहुत नाराज हैं। जैसे ही कोई आगे आएगा वे लोग सहमत हो जाएंगे। एक बार जब वह नैक फैमिली के पहले उत्तराधिकारी के पद से हाथ धो बैठेगा तो नस एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। उसके पास जो कुछ भी है वह सब अतीत हो जाएगा। नस ऐसे झटके को सहन नहीं कर सकता था। नहीं आंट बीनी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी हूं और कोई मुझे नहीं बदल सकता। मैं भविष्य में नैक फैमिली का मुखिया बनूंगा। नस थोड़ा भ्रमित था। अगर हम परिवार तुम्हें सौंप देंगे तो यह नैक फैमिली की सबसे बड़ी असफलता होगी। परिवार जल्द ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। बीनी ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया। फुफ। गुस्से में नस ने मुंह से खून उगल दिया। वह काफी उदास था। असंभव, असंभव, नस बड़बड़ाया। बीनी ने नस की स्थिति की परवाह नहीं की। वह अपने भतीजे से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। जब सीनियर्स ने कहा था कि नस नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है तो वह इस बच्चे की मदद कर रही थी। हालांकि यह उसी के पीछे काटने आया। आगे बढ़ो, बीनी ने आदेश दिया। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नस के नीचे फोल बीस्ट डर गया और साइड में हट गया। टीम के गायब होने तक नस होश में नहीं आया। टीम के गायब होने की दिशा देखकर नस की आंखों में नफरत चमकी। वह उत्तराधिकारी का पद नहीं खो सकता था, वरना उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। शुरुआत में नस बीनी से पूछने आया था कि उसे सोल जाने वाली टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन अंत में उसने खुद को अपमानित किया और उत्तराधिकारी का पद भी खो दिया। ये कल्पना की जा सकती है कि वह कितना आहत महसूस कर रहा था। हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी में बैठे साहिल ने स्वाभाविक रूप से बीनी और नस के बीच हुई बातचीत सुनी। उसे ये भी समझ आ गया कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया। वह सिर्फ साहिल को खुश करने के लिए ऐसा कर रही थी। बेशक साहिल की नस के प्रति पहले से ही अच्छी राय नहीं थी। नस में युवाओं की वह विनम्रता और कम प्रोफाइल की कमी थी। इसके विपरीत उसने सिर्फ घमंड सीखा था और खुद को बहुत समझता था। ऐसा व्यक्ति परिवार के मुखिया की भारी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था? उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए था। हालांकि ये नैक फैमिली का मामला था और इसका साहिल से कोई लेना देना नहीं था और न ही वह इसमें शामिल होना चाहता था। समय दिन ब दिन बीतता गया। पलक झपकते ही नैक फैमिली की टीम ने 10 दिन की यात्रा पूरी कर ली। 5-6 दिन और में वे लगभग दूसरे स्तर के शहर सोल पहुंच जाएंगे। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। बेशक यह अभी के लिए ही था। टीम नाइटिंगेल सिटी से सोल जाने वाली सबसे खतरनाक जगह से गुजरने वाली थी, द डेमन रिज।
उनकी वर्तमान गति के अनुसार इसे पार करने में लगभग 2 दिन लगेंगे। द डेमन रिज जंगल के बीच में बना था और घना जंगल सारी धूप रोक लेता था। अध्याय 2154। यहाँ तक कि दिन में भी अंदर चलने पर बहुत अंधेरा रहता था, जो इसे खासा डरावना बनाता था। इसलिए इस सड़क को डेमन रिज नाम दिया गया था। नाइटिंगेल सिटी के आसपास के कुछ तीसरे स्तर के शहरों और क्रो सिटी जैसे छोटे शहरों के लोग अगर दूसरे स्तर के शहर सोल पहुंचना चाहते थे तो डेमन रिज से गुजरना पड़ता था। इसलिए व्यापारी अक्सर इस जगह से गुजरते थे। डेमन रिज की खासियत और अनोखेपन के कारण बहुत से लोग यहाँ डेरा डालकर गिरोह बनाते और लुटेरे बन जाते ताकि गुजरने वाले व्यापारियों से थोड़ा टोल वसूल सकें। साथ ही वे जंगली जानवरों का शिकार करके खाना और पैसे के लिए आदान प्रदान भी कर सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में वे पैसे वसूल करने के बाद लोगों को जाने देते थे और किसी को नहीं मारते थे, वरना अगर मामला गंभीर हो जाता तो उनके लिए बुरा होता। किसी ने एक बार नियम तोड़ा और गुजर रही एक माँ बेटी को निशाना बनाया। उन्होंने सभी नौकरों को मार डाला और माँ बेटी को प्रताड़ित करके मार डाला। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ बेटी सोल के एक अमीर परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थीं। आखिरकार इस बड़े परिवार ने डेमन रिज को पूरी ताकत से घेर लिया, जिससे अनगिनत मौतें और घायल हुए। बेशक नियम तोड़ने वाले समूह को पकड़ लिया गया और सोल में 1000 कटाई से मार डाला गया। दृश्य बेहद खूनी और क्रूर था। इसके बाद डेमन रिज में सक्रिय लोगों की संख्या इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि उस घेराबंदी में 10 में से 9 मर गए। इसके अलावा बचे हुए लोग भी अपना निशाना चुनते समय ज्यादा सावधान रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे ऐसी ताकत को नाराज न कर दे जिसे वे सहन नहीं कर सकते। बीनी ने टीम को हर गाड़ी पर नैक लिखा बड़ा झंडा लगाने को कहा। नैक फैमिली नाइटिंगेल सिटी में बड़ी थी। हालांकि यह सोल के बड़े परिवारों से बहुत पीछे थी, लेकिन कमजोर भी नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी ताकत पर कोई हमला नहीं करता था, इसलिए बीनी को डेमन रिज की ज्यादा चिंता नहीं थी। अगर कोई अज्ञानी लोग टकराते हैं तो वह उन्हें गहरा सबक सिखाने से नहीं हिचकेगी। भले ही वह नहीं कर पाती, उसके पास एक बड़ा व्यक्ति था। बीनी के अनुमान के अनुसार साहिल के पास एक अथाह गार्ड होना चाहिए, और वही व्यक्ति था जिसने उसे लाइनस और नकाबपोश काले कपड़े वाले से बचाया था। हालांकि अब तक उसने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। चूंकि यह व्यक्ति इतने समय तक अंधेरे में छिपा रहा और किसी को पता नहीं चला, यह उसकी ताकत दिखाता था। कम से कम बीनी की ताकत के साथ उस व्यक्ति की ताकत अकल्पनीय थी। नैक फैमिली की टीम डेमन रिज में प्रवेश कर गई और रोशनी तुरंत मध्यम हो गई। ऐसा लगा जैसे वे दिन से रात में चले गए हों। साहिल ने गाड़ी की खिड़की का पर्दा उठाया और बाहर उत्सुकता से देखा तो देखा कि वे एक डरावने जंगल में चल रहे हैं। एक नज़र के बाद उसने रुचि खो दी और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। दूसरी गाड़ी में निविया ने बाहर के दृश्य को उत्साह से देखा। क्या ये प्रसिद्ध डेमन रिज है? कहा जाता है कि यहाँ पहले बहुत से लुटेरे डेरा डाले हुए थे। एक घेराबंदी के बाद ज्यादातर मर गए और तब से वे उबर नहीं पाए। मैंने डेमन रिज के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं। नैक फैमिली सोल ज्यादा नहीं जाती थी और वह और नस द स्पिरिट केज में ज्यादा समय से नहीं थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से डेमन रिज से पहले कभी नहीं गुजरा था। आंट बीनी, क्या आपको लगता है कि कोई लुटेरे हमें रोककर टोल वसूलेंगे? निविया ने उत्सुकता से पूछा। क्यों, क्या तुम उनसे निपटना चाहती हो? बीनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। तर्क के अनुसार वे हमसे नजदीक आने की हिम्मत नहीं करेंगे। कई साल पहले की घेराबंदी के बाद लगभग 90% लुटेरे मर गए और खून की नदियां बह गईं। उन पेड़ों ने खून सोख लिया, पत्तियां तक खून से सनी हुई थीं। उस लड़ाई ने इन लोगों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया। आंट बीनी, क्या सोल का बीम फैमिली इतना शक्तिशाली है? उन्होंने लुटेरों को जो रोज जिंदगी और मौत के कगार पर जीते थे, रातों रात लगभग खत्म कर दिया। ये सिर्फ बीम फैमिली नहीं था, सोल की लगभग सभी ताकतों ने युद्ध में हिस्सा लिया। अगर इन लुटेरों पर काबू नहीं किया जाता तो वे और बड़े और घमंडी हो जाते। बीम फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज की मौत सिर्फ एक चिंगारी थी, बीनी ने समझाया। मैं समझ गई। निविया स्तब्ध रह गई। उसने सिर्फ सुना था कि सोल का बीम फैमिली ने डेमन रिज के लुटेरों को घेर कर मार डाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें भी ऐसी अंदरूनी जानकारी होगी। अध्याय 2155। डेमन रिज में प्रवेश करने के पहले दिन नैक फैमिली की टीम को इतने अज्ञानी लुटेरों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि रास्ते में काफी लोग चुपके से उन्हें देख रहे थे, लेकिन नैक फैमिली का झंडा देखते ही उन्होंने हिम्मत हार ली। आखिरकार नैक फैमिली नाइटिंगेल सिटी में काफी प्रसिद्ध थी और वे कमजोर नहीं थीं। लुटेरों को इतना जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। कई साल पहले बीम फैमिली से मिली सीख के कारण अब डेमन रिज में डेरा डाले लुटेरे बहुत सावधानी से अपना निशाना चुनते थे। अगर फिर से बीम फैमिली जैसी घेराबंदी हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अगले दिन आधा रास्ता तय करने के बाद सभी को लगा कि वे डेमन रिज को सुरक्षित पार कर लेंगे।
सुइयों की तरह एक तीर घने जंगल से निकला और सीधे नायक फैमिली की पहली गाड़ी चलाने वाले गार्ड की गर्दन में जा धंसा। उग, गार्ड समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने हाथों से गर्दन पकड़ी और आंखें डर से फैल गईं। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ महसूस करके वह जमीन पर गिर गया और मर गया। तुरंत बाद सुइयों की तरह, सुइयों की तरह, सुइयों की तरह अनगिनत तीर घने जंगल से निकले और नायक फैमिली की 5 गाड़ियों पर हमला किया। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। जिन नायक फैमिली के गार्ड्स ने ये देखा वे पागलों की तरह चिल्लाए। साथ ही वे गाड़ियों से बाहर निकले और बीनी की गाड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। नायक फैमिली के गार्ड्स के रूप में उनका मुख्य उद्देश्य अपने मालिकों की रक्षा करना था। बेशक इसका दूसरा कारण भी था। चूंकि बीनी शक्तिशाली थी, उसके आसपास खड़े रहने से बचने की संभावना ज्यादा थी। टिंग 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 तीर और गार्ड्स के हथियार लगातार टकराए। ये गार्ड बीनी द्वारा चुने गए नायक फैमिली के अभिजात थे और उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। पहली गाड़ी चलाने वाले गार्ड को छोड़कर, जो दुश्मन के छिपकर हमले और आश्चर्यचकित होने की वजह से मारा गया, बाकी सभी ने जल्दी से हथियार निकालकर आने वाले तीरों को रोका। हालांकि उनमें से कुछ घायल हुए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। बीनी ने दुश्मन के हमले की आवाज सुनते ही एक पल के लिए ठिठक गई। उसके बाद वह होश में आए और गुस्से से जलने लगी। उसने पहले ही नायक फैमिली का झंडा लगा रखा था। अप्रत्याशित रूप से इतने अज्ञानी लोग थे जो नायक फैमिली पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। वे सच में खुद को मौत के घाट उतार रहे थे। निव, अंदर रहो और बाहर मत निकलना। मैं देखती हूँ कि किसकी हिम्मत है जो नायक फैमिली पर हमला कर रहा है। बीनी ने इतना कहकर निविया को जवाब देने का मौका दिए बिना गाड़ी से बाहर कूद गई। धड़ाम, उसने गाड़ी की छत फोड़कर हवा में उछल गई। उसने घने जंगल से निकले तीरों को एक एक करके पकड़ा। फिर वह हर तीर को जोर से वापस उसी दिशा में फेंक दिया। घने जंगल से चीखों की आवाजें आईं। इस हमले की लहर के बाद 5 गाड़ियों के आसपास टूटे तीरों के ढेर लग गए। नायक फैमिली के ज्यादातर गार्ड घायल थे, लेकिन सिर्फ 2-3 मारे गए थे। इसके विपरीत घने जंगल से छिपकर हमला करने वालों को भारी नुकसान हुआ था। ये साधारण लुटेरे बीनी के सामने कुछ भी नहीं थे। नायक फैमिली पर हमला करने की हिम्मत किसकी है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। चूहे की तरह अंधेरे में छिपकर मत खेलो। बीनी ने गाड़ी की छत पर खड़े होकर चिल्लाया। कुछ देर बाद किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने व्यंग्य से कहा, क्या हुआ? करने की हिम्मत है लेकिन सामने आने की नहीं। लगता है डेमन रिज भी बहुत कुछ नहीं है। तुम सब बिना हिम्मत वाले गिरोह हो। मैंने सुना है कि नाइटिंगेल सिटी की नायक फैमिली में एक औरत है जो पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। अगर वह औरत न होती तो वह परिवार की मुखिया होती। अब देखकर पता चला तुम सच में नाम के अनुरूप हो। जंगल से एक आवाज आई। कौन है? बाहर निकलो। बीनी ने बचा हुआ तीर फेंक दिया। सुइयों की तरह निशाना आवाज की दिशा था। हालांकि तीर फेंकने के बाद ऐसा लगा जैसे वह समुद्र में गायब हो गया हो और आवाज भी बंद हो गई। अध्याय 2156। बीनी, चूंकि मैंने आज तुम्हें रोका है, इसका मतलब है कि मैं पहले से तैयार हूं। अगर तुम समझदार हो तो अपना सामान यहां छोड़ दो और हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, वरना बीनी ने व्यंग्य से कहा, वरना हमें क्रूर और बेरहम होने के लिए माफ करना जब हम तुम्हारी पूरी टीम को मार डालेंगे। सच में, आकर देखो कि तुम कर भी सकते हो या नहीं। बीनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिना किसी डर के संकेत दिखाए। वह किससे डरती? अगर वह अकेले टीम का नेतृत्व कर रही होती तो इस स्थिति में उसे नहीं पता होता कि क्या करना है। हालांकि उसके पास टीम में एक बड़ा व्यक्ति था। अगर दुश्मन उस व्यक्ति को कार्रवाई करने पर मजबूर कर देता जो साहिल की रक्षा कर रहा था, तो परिणाम शायद उस साल की घेराबंदी से भी ज्यादा गंभीर होते। लगता है तुम सच में सामान सौंपने का इरादा नहीं रखती, है न? मुझे क्या सौंपना है? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। हम सिर्फ सोल में कुछ काम करने जा रहे हैं, लेकिन तुमने हमें यहाँ रोक लिया, बीनी ने अनजान बनकर कहा। सच में, बीनी, चूंकि हमने तुम्हें रोका है, हम सच पहले से जानते हैं, इसलिए अनजान बनने का नाटक मत करो। ये बेकार है। इस बार हमने डेमन रिज में डेरा डाले सभी ताकतों को इकट्ठा किया है। तुम हमारा विरोध नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना सामान यहाँ छोड़ना होगा, वरना मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। बीनी का चेहरा धीरे धीरे गहरा हो गया। यह इसलिए नहीं था कि वह दूसरे पक्ष से डर रही थी। साहिल के साथ वह किसी से नहीं डरती थी। भले ही डेमन रिज के सारे लुटेरे एक साथ हमला कर दें, वे सिर्फ अपनी कब्र खो देंगे। चींटियों की संख्या कितनी भी हो, वे चींटियां ही रहेंगी और कभी दैत्य नहीं बन सकती। बस चींटियों पर कुछ और बार पैर रखना पड़ता है। हालांकि जिस आदमी ने अभी कहा था, उसने बीनी को गुस्से में ला दिया। उन लोगों को बीस्ट क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए था और यही कारण था कि उन्होंने डेमन रिज की सभी ताकतों को इकट्ठा करके हमला किया। बीस्ट क्रिस्टल का मूल्य बहुत ज्यादा था।
डेमन रिज में डेरा डाले ताकतें ऐसी लालच का विरोध नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा यहाँ एक पूरा सिल्वर फ्लड ड्रैगन का शव भी था। अगर वे इसे हासिल कर लेते तो डेमन रिज में शामिल हर ताकत को इतना पैसा मिलता कि वे लंबे समय तक खुश रह सकते थे। वे इस तरह का काम छोड़ भी सकते थे। हालांकि बीनी को हैरानी थी कि खबर किसने फैलाई। क्या शे फैमिली थी? सबसे ज्यादा संभावना यही थी। शे फैमिली को छोड़कर बीनी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। इसके अलावा बीस्ट क्रिस्टल के बारे में सिर्फ शे फैमिली को पता था। शे फैमिली, सोल से वापस लौटने के बाद मैं उन्हें जरूर कीमत चुकाऊंगी। मैं उन्हें पता लगाऊंगी कि नैक फैमिली कमजोर नहीं है। साथ ही बीनी खुश थी। सौभाग्य से जब उसे पता चला कि साहिल भी सोल जा रहा है तो उसने उसे रुकने को कहा और फिर उसके साथ इस यात्रा पर निकली। वरना आज की स्थिति से निपटने की क्षमता उसके पास नहीं होती। उसे भागने का कोई मौका नहीं मिलता। यह मजाक नहीं था कि डेमन रिज आसपास के व्यापारियों के लिए डर का कारण बन गया था। हालांकि वे सिर्फ गिरोह थे, लेकिन एकजुट होने के बाद उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। हालांकि साहिल यहाँ था, इसलिए बीनी बिल्कुल नहीं डरी और बहुत घमंड से बोली, मुझे ही कहना चाहिए। तुम लुटेरे, जल्दी रास्ता छोड़ो। मेरे रास्ते में रुककर मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे रोकने के परिणाम तुम सहन नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। यहाँ तुम्हें चाहिए कोई चीज़ नहीं है। अध्याय 2157। हा। घने जंगल से हंसी की लहरें उठीं। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोगों की थी। सब बीनी के शब्दों से स्पष्ट रूप से हंस रहे थे। बीनी सच में कमजोर नहीं थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी मजबूत हो, वह अकेली थी। उन्होंने यहाँ डेरा डाले दर्जनों ताकतों को इकट्ठा किया था और कुछ ताकतों के लीडर बीनी से ज्यादा कमजोर नहीं थे। अगर लड़ाई छिड़ गई तो बीनी निश्चित रूप से हार जाएगी। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वे इस मामले को ज्यादा गंभीर नहीं बनाना चाहते थे। पहले बीम फैमिली के साथ जो हुआ था उसने बहुत ज्यादा परेशानी पैदा की थी और आखिरकार डेमन रिज को सोल की कई ताकतों ने घेर लिया था, जिससे खून की नदियां बह गई थीं। वास्तव में वे इस बार कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी ने खबर लाई थी। कहा गया था कि नैक फैमिली की टीम के साथ 10 अरब से ज्यादा का पूरा सिल्वर फ्लड ड्रैगन है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिल्वर फ्लड ड्रैगन के शरीर में बीस्ट क्रिस्टल था। ये लगभग 100 अरब का था। कौन लालच नहीं करता? कौन इसे नहीं चाहता? भले ही इन दो चीजों को बेचने के बाद पैसा बांट लिया जाए, फिर भी हर किसी को खगोलीय राशि मिलती। पैसे ने लोगों के दिल छू लिए। जैसा कहा जाता है, इंसान पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी खाने के लिए। इसमें मौजूद बहुत से लोगों ने सोचा कि इस मिशन को पूरा करने के बाद पैसा बांटकर वे अपना काम खत्म कर सकते हैं और अपराध की जिंदगी छोड़ सकते हैं। बीनी, चूंकि तुम जिद पर अड़ी हो, हमें क्रूर होने के लिए माफ करना। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चीजें हैं वे बहुत मूल्यवान हैं। सबसे बुरा ये होगा कि हम इस मिशन को पूरा करने के बाद डेमन रिज छोड़ देंगे और कहीं और जाकर आराम की जिंदगी जिएंगे। पैसे होंगे तो कहीं भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है ना? हाँ। घने जंगल से बधिर करने वाली आवाज आई। ये दर्जनों या सैकड़ों लोगों का प्रभाव नहीं था। अनुमान के अनुसार घने जंगल में कम से कम दसियों हजार लोग थे। नैक फैमिली की टीम में सिर्फ बीनी ही शांत रह सकी, बाकी सभी बहुत नर्वस थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखों में डर के निशान थे। मौत के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता था। बीनी भी ऐसी ही थी, क्योंकि उसे पता था कि साहिल टीम में है, वरना वह बीस्ट क्रिस्टल छोड़कर सबकी जान बचाने पर विचार करती। मैं 10 तक गिनता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी टीम के साथ जाओ, लेकिन सामान यहाँ छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हालांकि अगर तुम सच में पैसा चाहते हो और जान नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जाओ। जहाँ जान है वहाँ उम्मीद है। तुम्हारी जान खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें इसके बाद भी कोई खजाना मिल सकता है। अगर जान चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक और आवाज ने समझाया। 10, 9, 8 हर संख्या के साथ नैक फैमिली के गार्ड्स के दिल अनजाने में जोर से धड़कते। उनके चेहरे और पीले पड़ गए। वे स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते थे कि बीनी इस बार का खजाना छोड़ देगी और सबको लेकर चली जाएगी। 3, 2, 1 कहने के बाद नैक फैमिली के गार्ड्स कांपने लगे। वे अपने हथियार इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि वे खनक रहे थे। बीनी, लगता है तुम अंत तक विरोध करने पर तुली हो, इसलिए हमें क्रूर होने के लिए माफ करना। जाओ, बज सुइयों की तरह। दूसरी लहर के तीर दागे गए और यह पहली लहर से भी ज्यादा घना था। वे न केवल लंबे और मोटे थे, बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत भी थे। ये पहली लहर से बिल्कुल अलग स्तर का था। नैक फैमिली के बचे हुए अभिजात गार्ड्स इस ताकत के हमले का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि वे गाड़ियों को भी सीधे भेज सकते थे। अध्याय 2158। बीनी ने शक्तिशाली तीरों की बारिश को देखकर भौहें चढ़ाईं।
अगर साहिल ने कार्रवाई नहीं की तो इस हमले के बाद नैक फैमिली की पूरी टीम में शायद सिर्फ वह बचेगी। इसके अलावा वह सभी को रोक नहीं पाएगी और गंभीर रूप से घायल हो सकती है। घने तीर तेजी से आ रहे थे और पलक झपकते ही समूह के सामने पहुंच गए। जब सभी पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और बीनी कार्रवाई करने वाली थी तो स्थान ऐसा लगा जैसे जम गया हो। घने जंगल से दागे गए तीर हवा में बिना हिले रुक गए। ऐसा अजीब दृश्य वहां मौजूद सभी को डरा गया, घने जंगल के लुटेरों से लेकर नैक फैमिली के गार्ड्स तक। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। सब हैरानी से हवा में तैरते तीरों को देखते रहे। बीनी ने आखिरकार राहत की सांस ली। साहिल की रक्षा करने वाला मजबूत आदमी आखिरकार कार्रवाई में आ गया। ऐसी स्वर्ग विरोधी विधि सच में अविश्वसनीय थी। उनके स्तर की ताकत से वे इसे कभी समझ नहीं सकते थे। भाग जाओ, ये शब्द अनंत शक्ति से भरा था। ये साहिल की गाड़ी को केंद्र बनाकर चारों ओर फैला और हवा में तैरते तीरों को वापस उनकी दिशा में लौटा दिया। घने जंगल के लुटेरे जब तीरों को अपनी ओर आते देख रहे थे तो वे डर से कांप उठे और कुछ तो डर से पेशाब कर बैठे और जमीन पर लुढ़क गए सुइयों की तरह। घने जंगल से अनगिनत चीखें आईं। नैक फैमिली के गार्ड्स खाली नजरों से देखते रहे। निविया भी वैसी ही थी। हालांकि उसे पता था कि आंट बीनी का उद्धारक शायद मास्टर साहिल हो सकता है। उसे भी पता था कि मास्टर साहिल अद्भुत है, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। इतने सारे लुटेरों के साथ भी उसने एक तरफा जीत हासिल की। उसका एक शब्द इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मास्टर साहिल कहाँ से आया है? दूसरे स्तर के शहर में भी ऐसा मजबूत व्यक्ति नहीं है। नाइटिंगेल सिटी जैसे तीसरे स्तर के शहर की तो बात ही क्या। मैं जान सकता हूँ कि वहाँ कौन है। मैंने आपको अपमानित किया, कृपया क्रोधित न हो मेरे प्रभु, कृपया हमें बख्श दें, किसी ने हकलाते हुए कहा। स्पष्ट था कि वह अभी अभी के दृश्य से काफी डर गया था। कृपया कृपया हमें बख्श दें, बचे हुए लुटेरों ने एक साथ चिल्लाया। उन्हें पता था कि जिंदा रहना है तो सिर्फ इस व्यक्ति से दया मांग सकते हैं, वरना वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। एम्स, बीनी, बाकी मैं आपके हवाले करता हूँ। जल्दी से निपटाओ और हम आगे बढ़ें। साहिल की आवाज़ उसकी गाड़ी से आई। तब जाकर सभी को पता चला कि दो विशेष गाड़ियों पर निशाना बनाए गए तीर कभी उन्हें नहीं छू सके क्योंकि एक अदृश्य बल ने उन्हें रोक दिया था। इस बीच अन्य गाड़ियां तीरों से भरी हुई थीं। जी मास्टर साहिल, बीनी ने साहिल को झुककर प्रणाम किया। फिर वह मुड़ी और घने जंगल की ओर देखकर बोली, तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। मेरा एक सवाल का जवाब दो और तुम जा सकते हो। एम्स, बीनी, हम कान लगाकर सुन रहे हैं। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली कि मेरी टीम खजाने के साथ यहाँ से गुजरेगी? एक युवक 3 दिन पहले डेमन रिज आया था और हमें बताया था। एक युवक? बीनी ने एक पल सोचा। तो ये लाइनस नहीं था। शे फैमिली ने युवक क्यों भेजा? ये युवक कैसा दिखता था? उसकी लंबाई कितनी थी? मोटा था या पतला? क्या कपड़े पहने थे? एम्स, बीनी, ये युवक। दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद बीनी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हत्या की भावना भर गई। नैक फैमिली के बाकी लोग भी एक दूसरे को देखकर भ्रमित थे। उनमें से कोई भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विवरण स्पष्ट रूप से नस्का था, जो नैक फैमिली का बेटा और पहला उत्तराधिकारी था जिसने नाइटिंगेल सिटी के बाहर उन्हें रोका था। अध्याय 2159। डेमन रिज से नाइटिंगेल सिटी वापस जाते हुए एक युवक फोल बीस्ट पर सवार था। ये नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी नस था। इस समय उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो दूसरों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती। बीनी द्वारा सोल की यात्रा में शामिल न करने और वापस लौटने पर वरिष्ठ बैठक में उत्तराधिकारी बदलने की धमकी देने के बाद नस पागल हो गया था। उत्तराधिकारी के पद के बिना उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए अपनी आसान जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए उसने परिवार के साथ विश्वासघात किया। वह पहले डेमन रिज गया और बीस्ट क्रिस्टल का राज उन खतरनाक लुटेरों को बता दिया। उसका उद्देश्य था कि बीनी और उसकी पार्टी कभी वापस न आए। जब तक वे मर जाएंगे वह अपना पद बनाए रखेगा। इसके अलावा अगर बीनी बच भी गई तो सिल्वर फ्लड ड्रैगन और उसके अंदर का क्रिस्टल चला जाएगा। अगर वह इन दो चीजों को खो देती है तो बीनी नैक फैमिली की अपराधी बन जाएगी। नैक फैमिली में उसका दर्जा तेजी से गिरेगा। मुखिया का विश्वास खो देगी और उसकी बात अब पहले जितनी प्रभावी नहीं रहेगी। कोई उसकी नहीं सुनेगा। तब बीनी उत्तराधिकारी के पद के लिए खतरा नहीं रहेगी। ये नस का खुद को बचाने के लिए अंतिम पागलपन भरा दांव था। परिणाम जो भी हो नस के लिए अच्छा ही होगा। सबसे अच्छा होगा अगर बीनी मर जाए, लेकिन अगर नहीं मरी तो भी उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए नैक फैमिली में द स्पिरिट केज की जिम्मेदार व्यक्ति बने रहना असंभव होगा। नस ने किसी अन्य संभावना पर विचार ही नहीं किया। उसकी राय में तीसरी स्थिति कभी नहीं आएगी। अब तक उसे डेमन रिज के प्रमुख लुटेरों के चेहरे पर वह भाव याद था जब उन्हें पता चला कि क्रिस्टल लगभग 100 अरब $1 का है। वे उन्माद में थे और उनकी आंखों में लालच छिप नहीं पा रहा था।
वे रातों रात अमीर बनने के इस महान अवसर को कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही इससे नैक फैमिली नाराज हो जाए, वे हिचकिचाएंगे नहीं। इसके अलावा नाइटिंगेल सिटी की नैक फैमिली सोल के बीम फैमिली से बहुत पीछे थी। जब तक वे बीस्ट क्रिस्टल हासिल कर लेते, सब मिलकर इसे बेचकर पैसा बांट लेते। फिर वे डेमन रिज छोड़कर कहीं और खुशी से जी सकते थे। बीनी डेमन रिज की इतनी सारी ताकतों के संयोजन के सामने कभी नहीं जीत सकती थी। नस अभी बहुत उत्साहित था। उसे लगता था कि उसकी योजना पूरी तरह निश्चित थी। लुटेरे बीस्ट क्रिस्टल मिलने के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। जब नैक फैमिली के लोग डेमन रिज पहुंचेंगे, लुटेरे बहुत पहले भाग चुके होंगे। इसके अलावा नैक फैमिली को कभी पता नहीं चलेगा कि राज उसने ही उजागर किया था। वह ये सब बिना किसी को पता चले कर लेगा। इस घटना के बाद डेमन रिज के ज्यादातर लुटेरे चले जाएंगे। नस ने नैक फैमिली के साथ विश्वासघात करके और उसे बलिदान देकर आसपास के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया। हालांकि दुख की बात यह है कि वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। नस ने सिर हिलाया और खुशी से नाइटिंगेल सिटी की ओर तेजी से वापस चला। बीनी और अन्य लोगों की मौत की खबर मिलने के बाद वह आराम से सांस ले सकेगा। ... दूसरे हिस्से में डेमन रिज का माहौल थोड़ा अजीब था। बीनी अत्यधिक गुस्से की स्थिति में थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नैक फैमिली का पहला उत्तराधिकारी उसका और परिवार का विश्वासघात करेगा। अध्याय 2160। कितना बड़ा व्यंग्य! अगर साहिल नहीं होता तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। नैक फैमिली न केवल बहुत बड़ी संपत्ति खो देती, बल्कि उनकी ताकत भी बहुत कम हो जाती। परिवार बहुत संभावना से तबाह हो जाता। नैक फैमिली के बाकी गार्ड्स और निविया ने भी अविश्वास के भाव दिखाए। चाहे नस कितना भी लापरवाह और कमीना हो, वह ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि सच उनके सामने था। इन डरे हुए लुटेरों के लिए झूठ बोलना असंभव था, इसलिए सिर्फ एक ही संभावना थी। बीनी को वापस परिवार में लौटकर वरिष्ठ बैठक में नस को उत्तराधिकारी से हटाने से रोकने के लिए उसने डेमन रिज के लुटेरों के साथ मिलकर बीनी को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची। कितना भयानक! ऐसा विद्रोही बच्चा अगर पहला उत्तराधिकारी बना रहा तो गंभीर उपाय न किए जाने पर नैक फैमिली धीरे धीरे नष्ट हो जाती। सबने बीनी की ओर देखा। इस समय बीनी भी दांत पीस रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और खून उबल रहा था। वह चाहती थी कि तुरंत वापस जाकर उस कमीने नस को मार डाले। अजीब माहौल ने घने जंगल के लुटेरों को कोई कदम उठाने से रोका। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अभी कार्रवाई करने वाले व्यक्ति की ताकत कितनी है। उसे सहपाठी कहा जा सकता था। संभवतः सिर्फ पहले स्तर के शहरों या मुख्य शहर में रहने वाली बड़ी ताकतों के पास ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होगा। जब तक वह कुछ नहीं कहता, कोई भी उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। हिस हूफ! बीनी ने कुछ गहरी सांसें ली ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। हालांकि वह बहुत चाहती थी कि वापस जाकर नस को मार डाले, लेकिन उसे पता था कि अभी समय नहीं है। साहिल इंतजार कर रहा था और वह उसका समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। वे पहले सोल जा सकते थे और फिर लौटकर उस गद्दार से निपट सकते थे। क्या तुम सच बोल रहे हो? बीनी ने पूछा। एम्स बीनी, ये सच है। हम इस स्थिति में आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। जब वह बच्चा यहाँ आया था तो उसने कहा था कि उसका नैक फैमिली से बहुत बड़ा वैर है और वह हमारी मदद से तुम सबको मारना चाहता है। उसे कोई फायदा नहीं चाहिए था। हम फायदे के लालच में हाँ कह बैठे। हमें उम्मीद नहीं थी कि बच्चा हमें नुकसान पहुंचाएगा। जंगल से एक आवाज आई। मुझे उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, वरना। एम्स बीनी, चिंता मत कीजिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी जिंदगी में कभी प्रगति नहीं होगी और हमें यातना देकर मार दिया जाएगा। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो। मेरे परिवार आज की घटना का पीछा नहीं करेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपनी औकात जानो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अंत में तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आज की घटना तुम सबके लिए सबक मानी जा सकती है। तुम्हें सही रास्ते पर चलना होगा। गलत रास्ते पर चलकर तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जी, आप सही कह रही हैं एम्स बीनी। हम अब डेमन रिज छोड़ रहे हैं और भविष्य में अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, अब भाग जाओ। बीनी ने हाथ हिलाया। इजाजत मिलने के बाद घने जंगल से सरसराहट की आवाजें आईं। जो बचे थे वे तेजी से जाने लगे। आज वे पूरी तरह डर गए थे। मास्टर साहिल, मैंने निपटा लिया। बीनी साहिल की गाड़ी पर आकर सम्मानपूर्वक बोली। तो समय बर्बाद मत करो। साहिल की आवाज गाड़ी से आई। उसने ये भी नहीं पूछा कि इस युवक की पहचान क्या है। ये नैक फैमिली का मामला था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और न ही वह इसमें शामिल होना चाहता था। जी मास्टर साहिल, हम आगे बढ़ते हैं। बीनी ने इतना कहकर मुड़कर चली गई। चलते हुए उसने कहा, सब लोग सफाई करो और हम यात्रा जारी रखेंगे। हमारा गंतव्य सोल है। जी मालकिन। गार्ड्स ने जगह साफ करना शुरू किया। नैक फैमिली की टीम जल्द ही फिर से रवाना हो गई। जहां तक घने जंगल में मरे शवों की बात थी, वे जंगली जानवरों का खाना और पौधों का पोषण बन गए।
अध्याय 2161। डेमन रिज को पार करने के बाद बीनी और उसकी टीम को फिर कभी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वे द स्पिरिट केज के दूसरे स्तर के शहर सोल पहुंच गए। हालांकि सोल नाइटिंगेल सिटी से सिर्फ एक स्तर ऊपर था, फिर भी यह कहीं ज्यादा समृद्ध था। दोनों शहरों की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। नैक फैमिली नाइटिंगेल सिटी में शीर्ष परिवारों में से एक थी, लेकिन सोल में नैक फैमिली कुछ भी नहीं थी, मध्यम वर्ग का परिवार भी नहीं। सोल में प्रवेश करने के बाद साहिल स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यहाँ की समृद्धि नाइटिंगेल सिटी से तुलना नहीं की जा सकती थी। मास्टर साहिल, अब आपके क्या प्लान हैं? बीनी ने पूछा। जब वे सोल के करीब पहुंच रहे थे, बीनी ने कोई बहाना बनाकर साहिल की गाड़ी में आने का मौका लिया। सबसे पहले वह साहिल के प्लान के बारे में पूछना चाहती थी, और दूसरा, उसे डर था कि साहिल पिछली बार की तरह चुपके से चला न जाए। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति पर निर्भर होने का ऐसा दुर्लभ मौका था, इसलिए उसे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना था। अगर इस बार भी साहिल चला गया तो उसे डर था कि शायद फिर कभी उससे मुलाकात का मौका न मिले। बीनी बीस्ट क्रिस्टल बेचने के बाद नाइटिंगेल सिटी वापस लौटेगी। इस बीच साहिल जैसा बड़ा आदमी शायद जीवन में कभी नाइटिंगेल सिटी वापस न जाए। फिलहाल मेरे पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए मैं बस बहते पानी के साथ चलूंगा। सोल में थोड़ा मजा करूंगा और फिर पहले स्तर के शहरों की ओर बढ़ूंगा। उसके बाद शायद मुख्य शहर भी जाकर देख लूं। द स्पिरिट केज में हर दिन नहीं आता, इसलिए वापस जाने से पहले अच्छे से मजा लेना है, साहिल ने जवाब दिया। उसका इरादा पैसा खर्च करना था। जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना बेहतर। द स्पिरिट केज और असली दुनिया दोनों में $L का इस्तेमाल होता था और दोनों जुड़े हुए थे। इसलिए भले ही साहिल स्टार किंगडम में रहे, फिर भी वह लैविश पॉइंट्स लेकर अपनी ताकत बढ़ा सकता था। ये साहिल के लिए बहुत अच्छी खबर थी। 300 साल बाद जब फेदर फैमिली हमला करेगी तो उन्हें एक बेहद भयानक दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। दूसरे स्तर के शहरों में काम खत्म करने के बाद वह पहले स्तर के शहर जाएगा। आखिर में मुख्य शहर जाएगा। इसके बाद वह मूल रूप से पीक डिवाइन रेल्म तक पहुंच सकता था। क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ पसंद की चीजें खरीदना चाहते हैं? मैं बेचने जा रही हूं, तो क्यों ना हम साथ चलें? सोल में बहुत सी शक्तिशाली ताकतें दुर्लभ खजाने खरीदती और बेचती हैं, इसलिए हम किसी अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। बीनी ने इतना कहकर साहिल की ओर उत्सुकता से देखा। उसे साहिल के साथ रहने पर ही सुरक्षित महसूस होता था। साहिल के साथ रहकर बीस्ट क्रिस्टल बेचने में उसे ज्यादा आत्मविश्वास होता। ठीक है, साहिल ने सहमति दी। वैसे भी उसे भी पैसा खर्च करके चीजें खरीदने की जगह ढूंढनी थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद मास्टर साहिल, बीनी खुशी से बोली। वैसे नैट, क्या आप क्रो सिटी में खरीदे गए जानवर के शव को बेच रही हैं? उसका नाम सिल्वर फ्लड ड्रैगन था, है न? साहिल ने पूछा। उस समय उसने बीनी को सिल्वर फ्लड ड्रैगन खरीदते देखा था। सिल्वर फ्लड ड्रैगन वही छोटा सांप था जिसे साहिल ने द स्पिरिट केज में पहली बार आने पर मुक्का मारकर मार डाला था। सिर्फ इतना ही नहीं बेच रही हूँ। बीनी ने सिर हिलाया। ओह, क्या आपके पास और कोई खजाना है? साहिल उत्सुक हुआ। अध्याय 2162। हाँ, वास्तव में सिल्वर फ्लड ड्रैगन का मूल्य इतना ज्यादा नहीं है। मैंने उस कीमत पर खरीदा क्योंकि शव पूरा था और उस पर दांव लगाने लायक था। इसका क्या मतलब है? साहिल भ्रमित हुआ। मास्टर साहिल, आप अभी द स्पिरिट केज में आए हैं, इसलिए आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। जानवरों के पास कुछ संभावना होती है कि वे क्रिस्टल बना लें, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम होती है। 100 जानवरों में से शायद एक ही क्रिस्टल बना पाता है। बीस्ट क्रिस्टल की भूमिका बहुत व्यापक है और माइंड पावर बढ़ाने में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए बीस्ट क्रिस्टल का मूल्य भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा मुझे सिल्वर फ्लड ड्रैगन के शरीर में क्रिस्टल मिल गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बीनी ने धैर्य से समझाया। साहिल समझ गया, यानी उसने जिस छोटे सांप को मारा था उसके शरीर में इससे ज्यादा मूल्यवान चीज थी। नैट, कृपया बताएं कि सिल्वर फ्लड ड्रैगन के अंदर बीस्ट क्रिस्टल कितने का है? वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार ये कम से कम $80 अरब का है और शायद 100 अरब तक भी पहुंच सकता है। सटीक कीमत पूरी तरह खरीदार पर निर्भर करती है, बीनी ने ईमानदारी से जवाब दिया। 80 अरब से 100 अरब, शव सहित यह 100 अरब से ज्यादा है। ये सौदा बुरा नहीं है। $20 अरब खर्च करके सिल्वर फ्लड ड्रैगन खरीदा और 5-6 गुना वापस मिल रहा है। नैट, आपकी हिम्मत सच में बहुत है। $20 अरब लगाए और एक झटके में 5-6 गुना वापस मिल रहा है, साहिल ने आश्चर्य से कहा। मास्टर साहिल, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये सब किस्मत है। किसी को नहीं पता था कि इसमें बीस्ट क्रिस्टल है, वरना मैं उस कीमत पर नहीं खरीद पाती, बीनी ने विनम्रता से कहा। किस्मत भी एक तरह की ताकत है। नैट, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप बीस्ट क्रिस्टल मुझे बेचेंगी? साहिल ने पूछा। ये 100 अरब था। जैसे ही साहिल इसे खरीद सकता, उसे 1000 लैविश पॉइंट्स मिल जाते, तो वह ऐसे अच्छे अवसर को कैसे छोड़ सकता था?
मास्टर साहिल, आप बीस्ट क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं? बीनी चौंक गई। मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी, इसलिए इसे खरीद कर खेलना चाहता हूँ कि इसमें क्या खास है। साहिल हंसा। ठीक है, अगर आप निश्चित रूप से चाहते हैं तो मैं इसे 50 अरब डॉलर्स में आपको बेच सकती हूँ, क्या कहते हैं? बीनी ने दांत पीसकर कीमत आधी कर दी। साहिल के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए वहने पूरी ताकत लगा दी। इसके अलावा अगर साहिल नहीं होता तो वे डेमन रिच से भी नहीं निकल पाते। जब साहिल ने सुना कि बीनी उसे 50 अरब की छूट दे रही है तो वह खुश नहीं हुआ। बाकी 500 लैविश पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? जब वह कुछ कहने वाला था, बीनी ने अप्रत्याशित रूप से कहा, मास्टर साहिल, गलत मत समझिए। आपने हमें बचाया, आपके बिना हम डेमन रिच से भी नहीं निकल पाते। मुझे बीस्ट क्रिस्टल आपको मुफ्त में देना चाहिए था, लेकिन हाल ही में हमारे परिवार को असली दुनिया में कुछ मुसीबतें आई हैं और हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको थोड़ी छूट दे सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। इतना कहकर बीनी ने सावधानी से साहिल को देखा, डरते हुए कि कहीं वह नाराज न हो जाए। साहिल को 50 अरब की छूट भी नहीं चाहिए थी, मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं। अगर वह पैसा खर्च नहीं कर पाया या लैविश पॉइंट्स नहीं मिले तो बीस्ट क्रिस्टल लेकर क्या करेगा? एम्स नैक्ट, मैं साहिल खुराना कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता। हम दोस्त हैं, लेकिन हिसाब साफ होना चाहिए। मैं बीस्ट क्रिस्टल सबसे ऊंची कीमत पर खरीदूंगा, यानी 100 अरब डॉलर्स। अगर आप एक पाई भी कम लेंगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी दूसरी ताकत से खरीद लूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि सोल जैसे बड़े स्थान में बीस्ट क्रिस्टल नहीं मिलेगा, साहिल ने सही ढंग से कहा। ये बात बीनी को बहुत छू गई। उसे लगा कि साहिल ने नैक फैमिली की मुसीबत सुनकर ही सबसे ऊंची कीमत देने का फैसला किया है। 80 या 90 अरब में बेच पाना भी अच्छा होता। 100 अरब में बेचने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती जो इसे बहुत जरूरी समझता हो और पैसे की कमी न हो। धन्यवाद मास्टर साहिल, नैक फैमिली और मैं आपकी इस महान कृपा को हमेशा दिल में रखेंगे। बीनी ने सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। इतना कहकर वह घुटनों पर बैठकर आभार व्यक्त करने वाली थी। साहिल ने जल्दी से उसे रोक लिया। वास्तव में बीनी ने ही उसकी मदद की थी, तो वह कैसे बीनी को ऐसा करने दे सकता था? अध्याय 2163। आखिरकार साहिल ने सिल्वर फ्लड ड्रैगन के अंदर का बीस्ट क्रिस्टल 100 अरब डॉलर्स में खरीद लिया। बीनी ने बीस्ट क्रिस्टल को सिल्वर फ्लड ड्रैगन से अभी गर्म रहते हुए निकाला और साहिल को सौंप दिया। फिर साहिल ने भी बीनी को 100 अरब डॉलर्स ट्रांसफ़र कर दिए। दोनों के बीच सौदा पूरा होने के बाद साहिल ने तुरंत सिस्टम चालू किया और देखा कि क्या उसे लैविश पॉइंट्स मिले हैं। सौभाग्य से परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। सिस्टम ने स्पष्ट रूप से 1000 लैविश पॉइंट्स दिखाए। इसके बाद साहिल किसी भी समय असली दुनिया में वापस जाकर प्रीडेटी रैंक तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। साहिल को 20 अरब का सिल्वर फ्लड ड्रैगन का शव नहीं चाहिए था। यह इसलिए नहीं था कि उसे 200 लैविश पॉइंट्स नहीं चाहिए थे। अभी तो वह कुछ मामूली लैविश पॉइंट्स के लिए भी तरस रहा था, 200 की बात तो दूर। मुख्य कारण यह था कि उसे नहीं पता था कि इसे खरीदने के बाद क्या करना है। दूसरों को सिल्वर फ्लड ड्रैगन के शव की जरूरत माइंड पावर बढ़ाने के लिए होती थी, लेकिन साहिल को नहीं। वह इसे फेंक तो नहीं सकता था। अगर किसी और को पता चल गया तो काफ़ी हंगामा मच सकता था। सोल पहुंचने पर पैसा खर्च करने की जगहों की कमी नहीं होगी, इसलिए उसे इस जोखिम की जरूरत नहीं थी। और सिस्टम में 1000 लैविश पॉइंट्स होने के बाद साहिल अब जल्दबाजी में नहीं था। उसके पास अभी भी समय था। वह पहले स्तर के शहरों और यहाँ तक कि मुख्य शहर में भी पैसा खर्च कर सकता था। वास्तव में साहिल ने उम्मीद नहीं की थी कि द स्पिरिट केज में आने पर उसने जिस छोटे सांप को लापरवाही से मारा था, उसने उसे 1000 लैविश पॉइंट्स की फसल दे दी। दोनों के बीच सौदा पूरा होने के बाद आसमान अंधेरा हो चुका था। बीनी ने फैसला किया कि वे किसी जगह आराम करेंगे और सुबह सिल्वर फ्लड ड्रैगन के शव का खरीदार ढूंढने जाएंगे। टीम ने एक सराय में ठहराव किया। माहौल बुरा नहीं था, इसलिए बेशक ये सस्ता भी नहीं था। हालांकि बीनी के लिए जो अभी अभी 100 अरब डॉलर्स मिले थे, ये छोटी राशि थी। साहिल ने बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन बीनी ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। चून की राशि ज़्यादा नहीं थी, इसलिए साहिल ने जिद नहीं की। बीनी को बताकर कि वह रात में बंद कमरे में जाएगा और किसी को परेशान नहीं करना, साहिल अपने कमरे में गया और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीं। सिस्टम चालू करके उसने द स्पिरिट केज से बाहर निकलने का विकल्प चुना और असली दुनिया में वापस आ गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वह द स्पिरिट केज से असली दुनिया के इरिडेसेंट सेक्ट में वापस आ चुका था। असली दुनिया में लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी ताकत में ब्रेक थ्रू किया। उसके लैविश पॉइंट्स तभी फायदेमंद होंगे जब वह उनका इस्तेमाल करेगा। अगर रखता रहा तो वे सिर्फ संख्याएं रह जाएंगे। साहिल ने पहले 200 लैविश पॉइंट्स खर्च करके अपना बॉडी और माइंड सेक्रेड लेवल 10 से डिवाइन रेल्म प्री डेटी लेवल 1 तक पहुंचाया। फिर उसने 90 अंक खर्च करके बॉडी और माइंड दोनों को प्री डेटी लेवल 10 तक पहुंचाया। इस तरह उसने कुल 380 लैविश पॉइंट्स खर्च किए।
उसका बॉडी और माइंड दोनों डिवाइन रेल्म प्री डेटी लेवल 10 तक पहुंच गए। दोहरी सीमा के प्रभाव में साहिल की लड़ाकू ताकत पार्शल प्राइमोर्डियल डेटी रैंक तक पहुंच गई। ये लड़ाकू ताकत लेवल 9 सभ्यता लेला में भी कमजोर नहीं मानी जाती थी। एजल, जो लेला में फेदर फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, उसने अपनी जन्मजात क्षमता जगा ली थी, लेकिन वह सिर्फ पार्शल प्री डेटी था। 1000 लैविश पॉइंट्स में से 380 खर्च करने के बाद उसके पास सिर्फ 620 बचे थे। साहिल ने फिर से क्लोनिंग पर नजर डाली। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली स्किल थी जिसे उसने देखा था। उसके क्लोन में मुख्य शरीर जितनी ही लड़ाकू ताकत होती थी, जिसे स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता था। वर्तमान स्थिति में जहां लड़ाकू ताकत को और बढ़ाना असंभव था, क्लोनिंग का स्तर बढ़ाकर क्लोन की संख्या बढ़ाना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। साहिल ने अवतार के पीछे प्लस साइन पर क्लिक किया। सिस्टम विंडो पॉप अप हुई। क्लोनिंग वर्तमान में लेवल 3 स्किल है और इसे लेवल 4 तक अपग्रेड करने में 100 लैविश पॉइंट्स लगेंगे। लेवल 4 पहुंचने के बाद क्लोन की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो जाएगी। होस्ट, कृपया पुष्टि करें कि क्या आगे बढ़ना है। 2 विकल्प थे, हाँ या नहीं। मेरे क्लोन 3 से बढ़कर 9 हो जाएंगे। साहिल की आंखें चमक उठीं। मैंने सोचा था कि हर स्तर बढ़ने पर सिर्फ एक क्लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है। अध्याय 2164। उसने जल्दी से हाँ चुना। 100 लैविश पॉइंट्स गायब हो गए। फिर उसका क्लोनिंग लेवल 4 तक पहुंच गया। उसके द्वारा बनाए जा सकने वाले क्लोन की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई। साहिल की वर्तमान पार्शल प्राइमोर्डियल डेटी रैंक लड़ाकू ताकत और उसके 9 क्लोन के साथ ऐसा था जैसे उसके पास 10 पार्शल प्राइमोर्डियल डेटीज की लड़ाकू ताकत हो। ऐसी ताकत हर कोई पार नहीं कर सकता था, भले ही वे लेला में हों। साहिल शक्तिशाली लोगों की कतार में शामिल हो चुका था। और इसमें कितना समय लगा। 300 साल बाद फेदर फैमिली को किस तरह का भयानक दुश्मन मिलेगा, तब उन्हें पता चलेगा। ये सब करने के बाद साहिल आखिरकार थोड़ा आराम कर सका और राहत की सांस ली। उसके पास 520 लैविश पॉइंट्स बचे थे। अब उसे बॉडी या माइंड को अपग्रेड करने या क्लोनिंग का स्तर बढ़ाने के लिए कम से कम 1000 लैविश पॉइंट्स चाहिए थे। इस बिंदु पर साहिल बस आराम कर सकता था। अगर वह स्टार किंगडम में रहता रहा तो कोई उसे कुछ नहीं कर सकता था। प्राइमोर्डियल डेटीज लेला में अजेय थे और वे स्टार किंगडम जैसे छोटे स्थान पर कभी नहीं आएंगे। हालांकि साहिल को प्लान करना पसंद था, इसलिए वह निष्क्रिय नहीं रह सकता था। ये तब तक जब तक वह अपनी सीमा तक न पहुंच जाए या सिस्टम को अधिकतम तक अपग्रेड न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास निष्क्रिय रहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पार्शल प्राइमोर्डियल डेटी रैंक तक ब्रेक थ्रू करने के बाद साहिल सिस्टम के माध्यम से द स्पिरिट केज में गया। उसने सीलिया और अन्य लोगों को पहले ही बता दिया था कि उसे कुछ समय के लिए एकांत में रहना है। इस बीच सभी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे, इसलिए अभी साहिल को उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह जब बीनी ने फिर से साहिल को देखा तो उसे लगा कि उसमें कुछ बदलाव आ गया है। हालांकि वह ठीक से नहीं बता पा रही थी कि क्या बदलाव है। संक्षेप में उसकी औरतों वाली अंतर्ज्ञान उसे बता रही थी कि साहिल कल जैसा नहीं रहा। उसकी माइंड पावर सेक्रेड लेवल 10 से प्रीडेटी लेवल 10 तक पहुंच गई थी और द स्पिरिट केज में साहिल की ताकत में भी गुणात्मक छलांग लगी थी। यही कारण था कि बीनी को ऐसा महसूस हो रहा था। सुप्रभात मास्टर साहिल, बीनी ने सम्मानपूर्वक कहा। सुप्रभात एम्स नैक्ट, साहिल ने विनम्रता से जवाब दिया। एक रात नहीं देखा और आप इतने चमकदार हो गए मास्टर साहिल। एम्स नैक्ट, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। कुछ विनम्र बातों के बाद दोनों साथ में सराय से निकले ताकि सिल्वर फ्लड ड्रैगन का खरीदार ढूंढ सकें। इस बीच साहिल कुछ खरीदारी करने वाला था। सबसे अच्छा होगा कि वह और 100 से 200 अरब डॉलर्स खर्च कर ले। कुछ स्थानीय लोगों से पूछने के बाद दोनों सोल की सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रीट पर पहुंचे। यहां हर दिन बहुत सारे खजाने का व्यापार होता था। सिल्वर फ्लड ड्रैगन, जो वास्तव में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का था, नाइटिंगेल सिटी में दुर्लभ था, लेकिन सोल में यह औसत था। ये यहाँ उच्चतम गुणवत्ता का खजाना भी नहीं था, पहले दर्जे का तो दूर की बात। ट्रेडिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने के बाद साहिल को लगा जैसे वह अर्थ पर किसी बाजार में आ गया हो। बहुत से व्यापारी सड़क के किनारे अपनी चीजें बेच रहे थे। उनकी चिल्लापो मचाने की कला अद्भुत थी। साहिल और बीनी अंदर की ओर बढ़ते गए। खबर के अनुसार बाहर साधारण चीजें बिकती थीं और सच में कीमती खजाने ट्रेडिंग स्ट्रीट की गहराई में बिकते थे। जितना अंदर जाते गए सड़क पर लोग कम होते गए। जल्द ही कभी जीवंत सड़क शांत हो गई। अध्याय 2165। साहिल और बीनी ट्रेडिंग स्ट्रीट की गहराई में चले गए। यहाँ आने वाले लोग सभी विलासितापूर्ण गाड़ियों में सवार थे। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं जहाँ खजाने खरीदे और बेचे जाते थे। कुछ प्रवेश द्वारों पर गाड़ियां खड़ी थीं, स्पष्ट था कि व्यापार चल रहा था। साहिल और बीनी का इस बार का निशाना ट्रेजर पवेलियन नाम की एक दुकान थी। उनके आसपास बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थीं। बीनी ने भी एक गाड़ी लाई थी जिसमें सिल्वर फ्लड ड्रैगन का शव था।
सिल्वर फ्लड ड्रैगन स्तर के जानवर के लिए मरने के बाद भी उसका शव कुछ समय तक नहीं सड़ता था, बदबू की तो बात ही क्या। कुछ देर बाद उन्होंने सड़क पर एक बड़ी दुकान देखी जिस पर ट्रेजर पवेलियन लिखा था। ये वही जगह लग रही थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। बीनी ने पीछे वाली गाड़ी को ट्रेजर पवेलियन के सामने रुकवाया। फिर दोनों ने ट्रेजर पवेलियन के द्वार से होकर हॉल में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, दुकान के सबसे अंदरूनी हिस्से से कुछ तेजी से निकला। उसकी गति इतनी तेज थी कि बीनी की ताकत से भी वह सिर्फ एक छोटी काली परछाई देख पाई जो फ्लैश की तरह गुजर गई। जब ये छोटी आकृति ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलने वाली थी तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। धड़ाम, आउच! परछाई दरवाजे से टकराए और वापस उछलकर ठीक साहिल और बीनी के पास जमीन पर गिरी। दोनों ने परछाई को ध्यान से देखा। यह एक 7-8 साल की छोटी लड़की थी। वह बहुत प्यारी थी और चीनी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर लाली थी और मुस्कान थी जो उसे चित्र से निकली हुई लगाती थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा गंदा था। वह जमीन पर बैठी थी और दोनों हाथों से माथा ढांपे हुए थी। चेहरे पर दर्द भरा भाव था। स्पष्ट था कि अभी की टक्कर से उसे चोट लगी थी। इस समय ट्रेजर पवेलियन के हॉल में लाइट्स जल उठीं। फिर किसी ने दांत पीसते हुए कहा, छोटी हरामजादी, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर ट्रेजर पवेलियन के साइड रूम से दर्जन भर से ज्यादा गार्ड्स दौड़कर निकले और छोटी लड़की, साहिल और बीनी को तेजी से घेर लिया। साहिल और बीनी कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे गिर चुके थे। आखिरकार एक मध्यवयस्क आदमी हॉल में आया। गार्ड्स ने अपने आप रास्ता बना दिया। जब मध्यवयस्क आदमी ने दोनों को देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। साहिल और बीनी के आसपास की असाधारण हवा देखकर उसने विनम्रता से पूछा, आप दोनों कौन हैं? क्या आप ट्रेजर पवेलियन के मालिक हैं? बीनी ने जवाब में पूछा। बिल्कुल, मेरा नाम थॉर रिवर्स है, ट्रेजर पवेलियन का बॉस। कृपया बताएं आप दोनों कौन हैं? हेलो मिस्टर रिवर्स, हम बेचने आए हैं। ग्राहक, मुझे अपनी बदतमीजी के लिए माफ करें, थॉर ने माफी मांगते हुए कहा। मिस्टर रिवर्स, आप ये क्या कर रहे हैं? बीनी ने उत्सुकता से पूछा। ओह, आपको नहीं पता, जमीन पर बैठी यह छोटी हरामजादी ट्रेडिंग स्ट्रीट पर मशहूर चोर है। उसके आने के 3 महीने में इतने लोगों को नुकसान हुआ है। पता नहीं कितने खजाने गायब हुए हैं और जगह में अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई खतरे में है। मुख्य कारण यह है कि वह सिर्फ अमूल्य खजाने चुराती है। उसे पकड़ने के लिए हमने सब कुछ किया, कई बार लगभग पकड़ लिया, लेकिन आखिरकार उसे चोट नहीं पहुंचा सके और वह बच निकली। इस बार आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया, थॉर ने समझाया। ये सुनकर साहिल और बीनी ने अपनी बगल में बैठी छोटी लड़की को देखा। उनके चेहरों पर अविश्वास भरा था। 7-8 साल की बच्ची ने ट्रेडिंग स्ट्रीट में इतना हंगामा मचा दिया और 3 महीने तक किसी ने उसे नहीं पकड़ा। कौन विश्वास करेगा? हालांकि दोनों ने ये बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। छोटी लड़की की गति को देखते हुए उसे कम नहीं आंका जा सकता था। कोई साधारण व्यक्ति उसे पकड़ नहीं सकता था। मिस्टर रिवर्स, वह कहाँ से है? वह इतनी शक्तिशाली कैसे है? बीनी ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह 3 महीने पहले सोल की ट्रेडिंग स्ट्रीट में आई और फिर यहीं रहने लगी। वह सिर्फ दूसरों के खजाने चुराती है और छोटी होने के साथ साथ बहुत तेज है। किसी का दिल नहीं करता कि उसे चोट पहुंचाए, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल है। अध्याय 2166। इस समय छोटी लड़की अचानक खड़ी हो गई। वह मुड़कर थॉ को घूरने लगी, अपनी छोटी उंगली उसकी ओर करके बोली, तुम बुरे हो। थॉ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया जब उस पर आरोप लगाया गया। तूने मेरी चीजें चुराई और मुझे बुरा कह रही है? क्या दुनिया में कोई न्याय है? छोटी हरामजादी, जो कुछ तूने चुराया है सब वापस कर दे और मैं तुझे जाने दूंगा, वरना मैं सबको सूचित कर दूंगा। तब तुझे बहुत तकलीफ होगी, थॉ ने धमकी दी। हालांकि उसके सामने वाली छोटी लड़की ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वह ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता था। ट्रेडिंग स्ट्रीट के बाकी पीड़ितों का भी यही हाल था। उन्होंने पहली बार अनजाने में छोटी लड़की को चोट पहुंचाई थी। आखिरकार वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच निकली थी। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह पूरी तरह ठीक होकर फिर प्रकट हो गई। उसकी छोटी उम्र, उसकी अप्रत्याशित गति और डरावनी रिकवरी की गति ने सबको दिखा दिया कि यह छोटी लड़की साधारण नहीं है। वह शायद बहुत डरावनी हो सकती है। अगर उन्होंने उसे चोट पहुंचाए और उसके माता पिता बदला लेने आए तो क्या होगा? पीड़ित दूसरे पक्ष के गुस्से को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए सब सिर्फ अपनी चीजों पर नजर रख सकते थे और साथ ही उसके लिए जाल बिछा सकते थे। हालांकि वे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि छोटी लड़की का परिवार एक दिन आएगा, उसे ले जाएगा और साथ ही चुराए गए खजानों की भरपाई करेगा। साहिल ने सामने वाली छोटी लड़की को देखा। वह भी बहुत उत्सुक था कि वह कौन है और इतनी छोटी उम्र में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। छोटी लड़की की नाक अचानक हिली और उसने 2 गहरी सांसें लीं। फिर उसके छोटे चेहरे पर आराम भरा भाव आया और वह साहिल की ओर मुड़ी जैसे उसे कुछ पसंद की खुशबू मिली हो।
फिर वह दौड़कर आई, साहिल की जांघ को जोर से गले लगा लिया और आनंद भरे भाव से बोली, सर आप बहुत अच्छी खुशबू देते हो। इस बीच साहिल वहीं खड़ा भ्रमित भाव से देखता रहा। उसे पता था कि वह महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन क्या वह इतना लोकप्रिय हो गया कि छोटे बड़े सबको भा जाए। अध्याय 2167। 3 महीने पहले लेवल 9 सभ्यता लेले के एक दूरदराज के क्षेत्र में एक औरत वॉइड में खड़ी थी। उसके हाथ में 3 फुट की हरी तलवार थी। उसके सिर पर मुकुट था और वह कसी हुई कवच पहने हुए थी जो उसकी आकर्षक काया को उभार रही थी। साथ ही उसके मनमोहक चेहरे पर आक्रामक भाव था। उसकी शानदार और भव्य पतली आंखें संकुचित थीं और सीधे सामने टिकी थीं। उसके सामने हवा में एक विशाल गोलाकार वस्तु तैर रही थी। ये गोलाकार अज्ञात वस्तु डरावने रूप से बड़ी थी और औरत उसके सामने रेत के कण जैसी लग रही थी। दृश्य तनावपूर्ण था। दोनों एक दूसरे के सामने दुश्मनी की स्थिति में थे और पल भर में भी भयंकर लड़ाई शुरू हो सकती थी। बहुत अलग आकार और अनुपात वाले विरोधियों के बीच बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। ऐसे विशाल दुश्मन के सामने कवच वाली औरत बिल्कुल नहीं डरी थी, बल्कि उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। वापस जाओ वरना तुम मर जाओगे, औरत ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी हरी तलवार आगे की ओर की। एम्प्रेस एलोरा। गोलाकार वस्तु से रोबोटिक आवाज आई। एम्प्रेस एलोरा, ये नाम लेवल 9 सभ्यता लेला में हर किसी को पागल कर देने वाला नाम था। लेला पर 5 शासक नजर रखते थे। एम्प्रेस एलोरा उनमें से एक थी और उन्हें एम्प्रेस की उपाधि दी गई थी। 5 शासक लेला के सबसे मजबूत 5 थे और वे सबसे ऊंचे दर्जे वाले नेता थे। उनका काम लेला पर शासन करना और लेला को सुरक्षित रखना था। चूंकि तुम जानते हो कि मैं हूं, तो अभी क्यों नहीं चले जाते? क्या रोबोशस जिंदगी से थक गए हैं, या क्या तुम इतिहास दोहराना चाहते हो? इस बार मैं तुम पर दया नहीं करूंगी, एलोरा ने फिर से ठंडे स्वर में कहा। रोबोशस, वे दूसरे लेवल 9 सभ्यता के शासक थे। उनमें जीवन था, लेकिन मांस और खून नहीं। उनके शरीर ब्रह्मांड की अनगिनत कीमती सामग्रियों से बने थे, इसलिए वे बहुत अजीब और अनोखी नस्ल थे। रोबोशस का जीवन पैदा करने का तरीका मनुष्यों और कई मांस खून वाली नस्लों से अलग था। सरल शब्दों में कहें तो रोबोशस के पास एक मदर ब्रेन थी, जो लगातार अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों में विभाजित होती रहती थी। ये स्वतंत्र व्यक्ति अपनी अलग सोच रखते थे, लेकिन शरीर नहीं होता था। जब वे रोबोशस द्वारा बनाए गए शरीर में प्रवेश करते थे, तो वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और रोबोशस का पूरा सदस्य बन जाते थे। एम्प्रेस एलोरा के सामने जो गोलाकार वस्तु थी, वह अनगिनत रोबोटिया सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। वे अपनी मर्जी से विभिन्न आकारों में इकट्ठा हो सकते थे और इन परफेक्ट रूपों को प्राप्त कर सकते थे। एलोरा, मैं आज यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या लेला के 5 शासकों में से तुम, एम्प्रेस एलोरा, उस समय जितनी बहादुर थी उतनी ही हो। लगता है उस समय की लड़ाई ने तुम्हें पर्याप्त चोट नहीं पहुंचाई। मुझे शुरू में ही तुम्हारे अड्डे पर जाकर तुम्हारी मदर ब्रेन को नष्ट करना चाहिए था, ताकि तुम ज्यादा सोचने और लगातार दूसरों पर हमला करने की इच्छा न करते। तुम रोबोशस जैसी प्रकृति विरोधी नस्ल को दुनिया में रहने का हक नहीं है, एलोरा ने तिरस्कार से कहा। ऐसा लगा जैसे रोबोशस उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वास्तव में रोबोशस के अपने फायदे थे। वे कमजोर नहीं थे क्योंकि वे लेवल 9 सभ्यता के शासक बन सके थे। जब तक उनके पास पर्याप्त सामग्री होती, रोबोशस बड़े पैमाने पर सदस्य पैदा कर सकते थे और अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। यह एक ऐसी नस्ल थी जिसने अपनी बाहरी तकनीक को चरम तक विकसित कर लिया था। फिर भी उनके नुकसान भी उतने ही स्पष्ट थे। वह ये था कि उनकी संभावना में गंभीर कमी थी। एक रोबोटिया सदस्य के भविष्य की उपलब्धियां उसके शरीर को बनाने वाली सामग्री से पहले ही तय हो जाती थीं। वे मनुष्यों जैसी मांस खून वाली नस्ल से अलग थे। बाद वाले के लिए जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा, उतना बड़ा सपना और उतनी बड़ी संभावना। मनुष्यों की संभावनाएं असीमित थीं। कितनी घमंडी! एलोरा, आज मैं तुम्हें पता लगाऊंगा कि हम रोबोशस न केवल इस दुनिया में रहना चाहते हैं, बल्कि मालिक बनना और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं, एक गुस्से भरी आवाज गरजी। स्पष्ट था कि एलोरा के शब्दों ने उन्हें कुछ ट्रिगर कर दिया था। हालांकि इन लोगों में मांस खून नहीं था, इसलिए उनके पास कोई नसें भी नहीं थीं। अध्याय 2168। यह उस समय की बात थी। ये वर्तमान है। हम रोबोशस इन वर्षों में निष्क्रिय नहीं रहे। हम निश्चित रूप से तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। मैंने सुना है कि रोबोशस ने एक विशेष पदार्थ खोज लिया है जिसे निकालकर लव 6 शरीर बनाया जा सकता है, जो ओवरलॉर्ड्स के हमले को सह सकता है और कोई नुकसान नहीं होगा। लगता है ये सच है। तुम लेलिन्स इतनी अच्छी जानकारी रखते हो। बेशक, क्या तुम सोचते हो कि लेला बिना मजबूत स्रोतों के ब्रह्मांड के अनंत वर्षों तक जीवित रह सकती थी? एलोरा, चूंकि तुम्हें ये पता है, तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि इस बार लेला के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, और तुम, एलोरा, सिर्फ शुरुआत हो। जल्द ही हम लेला को मिटा देंगे और इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। अगर तुम लेला पर हमला करके कब्जा करना चाहते हो, तो पहले मेरे हाथ में तलवार से पूछो कि वह सहमत है या नहीं।
एलोरा के इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ में 3 फुट की हरी तलवार को घुमाया। एक तलवार की रोशनी ने तुरंत दोनों के बीच की दूरी पार की और गोलाकार वस्तु के सामने प्रकट हुई जैसे उसे काटने वाली हो। कितनी जिद्दी! गोलाकार वस्तु ने इतना कहकर फट गई और टुकड़ों में बंट गई, अनगिनत छोटी वस्तुओं में बदल गईं जो स्वतंत्र रूप से हिल सकती थीं। साथ ही उन्होंने तलवार की रोशनी से पूरी तरह बच निकला। हालांकि बीच के कुछ रोबोट्स को नुकसान हुआ, लेकिन रोबोट्स की विशाल संख्या की तुलना में यह नगण्य था। मरो, एलोरा ने दांत पीसकर ठंडे स्वर में कहा। फिर वह अकेली तलवार लेकर उन पर टूट पड़ी। गोलाकार रूप अनगिनत और अंतहीन छोटे रोबोट्स में बदल गया। उनमें से हर एक के ऊपर एक संख्या थी। सबसे ज्यादा लव 1 थे, फिर लव 2। जितना ऊंचा स्तर उतनी कम संख्या। उनमें लव 5 की संख्या बेहद कम थी। जहां तक एलोरा ने कहा था लव 6 की बात थी, वे अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए संभव था कि वे अभी छिपे हों। संख्याएं रोबोट्स की पदानुक्रम दर्शाती थीं। जितना ऊंचा स्तर उतनी ज्यादा ताकत। मनुष्यों से तुलना करें तो लव 1 स्टार रेल्म था, लव 2 यूनिवर्स रेल्म, लव 3 एटर्नल रेल्म, लव 4 सेंट रेल्म, लव 5 डिवाइन रेल्म और लव 6 ओवरलॉर्ड रेल्म जो डिवाइन रेल्म से आगे था। एलोरा ने अपनी 3 फुट की हरी तलवार पकड़ी और घने रोबोट्स के बीच धावा बोला। उसकी हर तलवार की चाल से लाखों या उससे ज्यादा रोबोट्स धूल में मिल जाते। लव 1 और लव 4 ओवरलॉर्ड के सामने ज्यादा अलग नहीं थे। यानी सिर्फ लव 5 लड़ाकू ताकत जो मनुष्यों में डिवाइन रेल्म के बराबर थी, थोड़ी भूमिका निभा सकती थी या महत्वपूर्ण क्षणों में एलोरा के हमले से बचने की कोशिश कर सकती थी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। इसके अलावा ये तब था जब ओवरलॉर्ड उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, वरना लव 5 ओवरलॉर्ड के सामने सिर्फ मौत को बुलावा दे रहा होता। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई बिल्कुल अलग स्तर की नहीं थी। हालांकि रोबोट्स की संख्या गिनती से परे थी, उनका विरोधी कौन था? एम्प्रेस एलोरा लेलर के 5 शासकों में से एक थीं और डिवाइन रेल्म से आगे की ओवरलॉर्ड थीं। सिर्फ संख्या से वे नहीं जीत सकते थे। इस स्तर के रोबोट्स चाहे कितनी भी संख्या में हो, सिर्फ मौत को बुला रहे थे। अध्याय 2169। समय धीरे धीरे बीत रहा था और लड़ाई एक तरफा थी। रोबोट्स एलोरा के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। यहां तक कि अनगिनत सुपर हमले और आत्म विस्फोट उसकी ओवरलॉर्ड ऊर्जा से रोके जा रहे थे। एलोरा के हमले तेज होने लगे थे और हर हमले से करोड़ों रोबोट्स खत्म हो रहे थे। इसके अलावा एक ओवरलॉर्ड की ऊर्जा अंतहीन होती है, इसलिए उसे थकने की चिंता नहीं थी। इससे एलोरा जितने चाहे उतने रोबोट्स मार सकती थी। कुछ देर बाद एक आकृति अचानक तेजी से एलोरा के पास आए। इस बार उसकी ओवरलॉर्ड ऊर्जा ने उसकी रक्षा नहीं की। यह आकृति एलोरा की ऊर्जा अवरोध को तोड़कर उसके सामने प्रकट हुई। एलोरा इस अचानक बदलाव के लिए पहले से तैयार थी। अब जब रोबोट्स ने स्वीकार किया था कि वे सफलतापूर्वक लव 6 बना सकते हैं जिसकी लड़ाकू ताकत ओवरलॉर्ड के बराबर है, तो वह अपनी सतर्कता कैसे छोड़ सकती थी? जब विरोधी उसके सामने पहुंचा, एलोरा ने लंबे समय से तैयार रखी तलवार को घुमाया। टिंग! हालांकि विरोधी ने न केवल उसका पूरा प्रहार रोका बल्कि उसकी तलवार को पकड़ लिया। एलोरा ने भौहें चढ़ाईं। क्या उन्होंने सच में लव 6 मशीन बना ली है? उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने रोबोट्स की मदर ब्रेन को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उस समय उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन रोबोट्स की मदर ब्रेन को नष्ट करना इतना आसान नहीं था, वरना वे बहुत पहले कर चुके होते। रोबोट्स के सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व के रूप में मदर ब्रेन रोबोट्स के निरंतर अस्तित्व की कुंजी थी। उसकी ताकत और रूप हमेशा रहस्य रहा था और अनगिनत रोबोट या शक्तिशाली लोग उसकी रक्षा करते थे। इसलिए मदर ब्रेन को मारना बेहद मुश्किल था। बहुत सोच विचार के बाद लेलर के 5 शासकों ने संयुक्त रूप से रोबोट्स की माफी स्वीकार करने का फैसला किया। एलोरा ने सामने वाले व्यक्ति को देखा जिसने उसका पूरा प्रहार पकड़ लिया था। हालांकि वह मानव रूप में था, लेकिन वह बिल्कुल मानव नहीं था। 2 आंखें सिर के छोटे आधे हिस्से पर कब्जा किए हुए थीं। फिर उसके हाथ में 5 उंगलियां नहीं थीं, बल्कि 3 थीं। उसी 3 उंगलियों ने उसकी तलवार पकड़ी थी। एलोरा अपनी तलवार वापस खींचना चाहती थी, लेकिन विरोधी ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। क्या ये लव 6 है? क्या यह मूल शरीर है या विकसित शरीर? या ये पूरा शरीर है? एम्प्रेस एलोरा, तुम मेरे हाथों मरने वाली पहली ओवरलॉर्ड बनोगी। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत है? एलोरा ने तिरस्कार से मुस्कुराकर कहा। साथ ही उसने चुपके से कहा, ओवरलॉर्ड इन्फर्नो। एलोरा के शरीर में एक ज्वाला प्रकट हुई और फिर तेजी से उसके शरीर की सतह पर फैल गई। एलोरा का पूरा शरीर ज्वाला में जल रहा था। फिर धड़ाम, ज्वाला सीधे चारों ओर फैल गई और वॉइड में प्रचंड आग जल उठी। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, बल्कि ओवरलॉर्ड इन्फर्नो थी जो सब कुछ जला सकती थी। चाहे रोबोट्स लव 1 हो या लव 4, वे इसे छूते ही मर जाते, जबकि लव 5 का शरीर इसे छूते ही पिघल जाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता। केवल एलोरा के सामने वाला लव 6 ही ओवरलॉर्ड इन्फर्नो की ज्वाला का कुछ समय तक विरोध कर सकता था। ओवरलॉर्ड इन्फर्नो के इस्तेमाल से रोबोट्स को भारी नुकसान हुआ।
करोड़ों रोबोशस के सदस्य ओवरलॉर्ड इन्फर्नो से जलकर राख हो गए और जैसे जैसे ये फैल रही थी संख्या बढ़ती जा रही थी। एम्प्रेस एलोरा भी निष्क्रिय नहीं थी। उसने अपनी पतली बाईं हाथ को आगे बढ़ाया जिसमें ज्यादा सघन ओवरलॉर्ड इन्फर्नो थी। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। झटके की मदद से एलोरा ने अपनी तलवार जबरदस्ती खींची और कुछ दूरी पीछे हट गई। जैसे ही वह स्थिर हुई उसने लव 6 रॉबर्टिया की ताकत की जांच करने की तैयारी की। अचानक उसे अपनी आत्मा में फटने जैसा दर्द महसूस हुआ। अध्याय 2170। क्या हो रहा है? एलोरा चौंक गई। उसने दांत पीसकर आत्मा को फाड़ने वाले तेज दर्द को सहा। फिर उसने ओवरलॉर्ड इन्फर्नो को वापस लिया और रक्षा की तैयारी की। साथ ही उसने अपनी ओवरलॉर्ड रेल्म ऊर्जा निकाली और टेलीपोर्ट किया, जबरदस्ती अपनी मूल स्थिति से हटकर दूसरी दिशा में प्रकट हुई। एलोरा फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वह झुकी हुई थी और तेजी से सांस ले रही थी। वह बेहद कमजोर थी। उसने लेलर के 5 शासकों वाली वह दबंगई पूरी तरह खो दी थी। एलोरा ने अपनी मूल स्थिति में छिपी हुई परछाई को देखा। फिर उसने दांत पीसकर कहा, रोबोशर्स, तुमने सोल डिवाउरर्स के साथ मिलकर मनुष्यों का दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें सजा मिलेगी। तस्क तस्क तस्क, युद्ध में सब जायज है। एम्प्रेस एलोरा, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा इतनी सुगंधित है, इसे निगलने के बाद मुझे निश्चित रूप से बहुत बड़ी वृद्धि मिलेगी। हे, परछाई से एक डरावनी आवाज आई। एम्प्रेस एलोरा, ये सांठगांठ नहीं है बल्कि शक्तिशाली प्राणियों का गठबंधन है। जैसा मैंने कहा, तुम मेरे हाथों मरने वाली पहली ओवरलॉर्ड बनोगी। चिंता मत करो, लेलर के बाकी ओवरलॉर्ड्स जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे, लव 6 रॉबर्टिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम? एलोरा ने सामने वाली दोनों नस्लों को ठंडी नजरों से देखा। रोबोशस ने लव 6 बनाया और फिर सोल डिवाउरर्स के साथ मिल गए जो मनुष्यों की आत्माएं निगल कर जीते थे। इन दो ताकतों के साथ मिलकर लेलर के लिए मुसीबत थी। उसे यह खबर वापस पहुंचानी थी ताकि सब तैयार हो सकें। हालांकि सोल डिवाउरर्स डरावने थे, लेकिन अगर लेलर तैयार हो जाती तो सोल डिवाउरर्स के लिए छिपकर हमला करना आसान नहीं होता। अगर उसने अभी अभी सारा ध्यान रोबोशस के लव 6 पर नहीं लगाया होता तो सोल डिवाउरर्स को उस पर छिपकर हमला करने और उसकी ज्यादातर आत्मा निगलने का मौका नहीं मिलता। अब उसकी ज्यादातर आत्मा निगल ली गई थी, इसलिए उसकी लड़ाकू ताकत बहुत कम हो गई थी। अब क्या करना चाहिए? मैं कैसे बच सकती हूँ? एलोरा दुविधा में फंस गई थी। ये ओवरलॉर्ड रेल्म में पहुंचने के बाद उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई थी। अगर वह थोड़ी भी लापरवाही करती तो न केवल उसकी जान खतरे में पड़ती बल्कि पूरी लेलर की। चलो, उसे सोचने का समय मत दो। मनुष्य ब्रह्मांड में सबसे प्रभावशाली प्राणी हैं और उनके पास अनगिनत तरीके हैं। उसे भागने और लेलर को हमारे गठबंधन के बारे में बताने मत दो। अगर उसने बता दिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, सोल डिवाउरर ने कहा। चिंता मत करो, हम रोबोशस इस दिन के लिए इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे भागने देंगे? जल्दी कार्रवाई करना बेहतर होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। रोबोशस का लव 6 और सोल डिवाउरर ने एक साथ कार्रवाई की। एलोरा ने दांत पीसकर फिर से ओवरलॉर्ड इन्फर्नो को अपने पूरे शरीर पर फैलाया। अनगिनत वर्षों से उसके साथ चलने वाली तलवार को हाथ में उठाकर उसने उसे हल्के से सहलाया और खुद से बड़बड़ाए, पुराने दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 3 फुट की हरी तलवार कुछ देर कांपी जैसे उसे अपने मालिक का मतलब समझ आ गया हो। फिर एलोरा ने चुपके से अपनी आत्मा का एक अंश तलवार में डाला। उसके बाद एलोरा को केंद्र बनाकर एक चमकता बिंदु प्रकट हुआ। बिंदु तेजी से फैला और पूरे वॉइड में फैल गया। रोबोशस का लव 6 और सोल डिवाउरर दोनों अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो बैठे। वॉइड भी ब्रेक हो गया। 10 से ज्यादा आयामों का स्थान एक गोले में सिकुड़ गया। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई आवाज, लेकिन विनाशकारी शक्ति इतनी मजबूत थी कि ब्रह्मांड की सभी नस्लों को तीव्र भय महसूस हुआ। इस क्षण एलोरा की तलवार ने इस मौके का फायदा उठाया और वॉइड में फ्लैश की तरह गायब हो गई। जब वॉइड फिर से शांत हुआ तो रोबोशस का लव 6 और सोल डिवाउरर लंबे समय तक चुप रहे। जैसा कि अपेक्षित था, लेलर के 5 शासकों में से एक एम्प्रेस से वह सच में अडिग थी। 3 फुट की हरी तलवार अनंत स्थान पार करके एक मृत तारे पर पहुंची। फिर उसने ग्रह में घुसकर अपनी सारी शक्ति से ग्रह को सील कर दिया। आखिरकार उसने एलोरा की आत्मा का एक अंश द स्पिरिट केज में भेज दिया। केवल द स्पिरिट केज में ही एम्प्रेस एलोरा की आत्मा पोषित, मजबूत और बहाल हो सकती थी। बेशक इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता था, लेकिन कम से कम उम्मीद तो बाकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।